एक समय की बात है। बाहलपुर का राजा जयव्रत और उसका प्रधानमंत्री सूर्यकांत दोनों ही बड़े ही अच्छे मित्र थे। एक दिन वो दोनों अपने शाही बाग में सैर कर रहे थे। तब राजा ने कहा, मित्र सूर्यकांत, कैसा विचित्र संयोग है कि हम दोनों ने एक साथ ही एक ही गुरु से शिक्षा ग्रहण की। एक ही दिन हम दोनों का विवाह हुआ और आज तुम्हारी पत्नी और मेरी रानी के संतान भी होने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज, इसी को कहते हैं प्रभु की लीला। उसकी लीला अपरंपार है महाराज। तभी प्रधानमंत्री के महल से एक दासी दौड़ती हुई आई और कहने लगी, प्रधानमंत्री जी, आपके यहाँ पर एक पुत्र ने जन्म लिया है। दोनों मित्र ये समाचार सुनकर बड़े ही खुश हुए। अभी कुछ ही पल बीते थे कि तभी एक दासी और दौड़ती हुई आई और महाराज से कहने लगी, महाराज की जय हो, महारानी जी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया है। अब तो दोनों मित्र खुशी से गदगद हो उठे। तब राजा ने अपने प्रधानमंत्री से कहा, प्रधानमंत्री जी, मैं एक बात सोच रहा हूँ। आज के दिन तुम्हारे यहाँ पर पुत्र और मेरे यहाँ पर पुत्री ने जन्म लिया है। अपनी अपनी संतान के कारण हम दोनों की दोस्ती भविष्य में और भी ज्यादा प्रगाढ़ हो सकती है। वो कैसे महाराज? हम अभी से उन दोनों का रिश्ता पक्का कर देते हैं। जब वे दोनों बड़े हो जाएंगे तब उन दोनों का आपस में विवाह कर दिया जाए। इस तरह से हमारी दोस्ती और भी ज्यादा पक्की हो जाएगी। अरे महाराज, आप तो एक अनहोनी कल्पना कर रहे हैं। कहाँ आप और कहाँ मैं? प्रधानमंत्री जी, हम दोनों के बीच जो ऊंच नीच की खाई है उसी को पाटने के लिए मैं ये रिश्ता करना चाहता हूँ। महाराज, जब आपने निश्चय कर ही लिया है तो भला मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर देर किस बात की मित्र, हम आज ही एक समारोह आयोजित करते हैं और उसमें इस बात की घोषणा कर देंगे। और उसी शाम को राजमहल में एक समारोह आयोजित किया गया जिसमें राजा ने घोषणा की, यहाँ पर उपस्थित सभी सज्जनों और प्रजावासियों, हम घोषणा करते हैं कि समय आने पर हम अपनी पुत्री का विवाह प्रधानमंत्री के पुत्र के साथ ही करेंगे। राज दरबार में उपस्थित सभी लोग उन दोनों को बधाइयां देने लगे। फिर राजा जयव्रत के आदेश पर राजकुमारी रतनमाला और प्रधानमंत्री के बेटे चंद्रकांत का लालन पालन राजमहल में ही होने लगा। समय बीता और वो दोनों युवा हो गए। एक दिन की बात है जब राजकुमारी और चंद्रकांत दोनों शाही बाग में घूम रहे थे। उसी वक्त वहां पर मलयगढ़ के राजा मलयसेन के साथ राजा जयव्रत भी घूम रहे थे कि तभी मलयसेन की दृष्टि राजकुमारी और चंद्रकांत पर पड़ी। वो राजा जयव्रत से कहने लगा, राजन, ये सुंदर युवती कौन है? राजन, वो मेरी पुत्री राजकुमारी रतनमाला है। और उसके साथ वो युवक कौन है? वो हमारे प्रधानमंत्री सूर्यकांत का पुत्र है और हमारा होने वाला दामाद चंद्रकांत है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ महाराज? आप अपने प्रधानमंत्री के पुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह करेंगे? इसमें हर्ज ही क्या है राजन? प्रधानमंत्री सूर्यकांत हमारे बचपन का मित्र है और चंद्रकांत हर तरह से राजकुमारी रत्नमाला का पति बनने के योग्य है। राजन, मुझे आपके विचारों पर हैरानी है। राजकुल में उत्पन्न हुई राजकुमारी को आप साधारण कुल में जन्मे चंद्रकांत के साथ बांध देना चाहते हैं। यह तो राजकुमारी के साथ सरासर अन्याय होगा। राजन, जिस दिन इन दोनों का जन्म हुआ था उसी समय हमने ये रिश्ता पक्का कर दिया था और उसी रात एक समारोह में हमने इसकी घोषणा भी कर दी थी। तो क्या हुआ राजन? संबंध तोड़ा भी तो जा सकता है। यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं अपने पुत्र राजकुमार अभयसेन का विवाह आपकी पुत्री के साथ करने को तैयार हूँ और इससे हम दोनों के राज्य और भी शक्तिशाली हो जाएंगे। मलयसेन की बातें सुनकर जयव्रत सोच में पड़ गया और मन ही मन में सोचने लगा कि यह विचार तो अच्छा है। कुछ देर सोचने के पश्चात वह बोला, लेकिन राजन, रत्नमाला और चंद्रकांत दोनों को ही इस बात का ज्ञान है कि बचपन में उन दोनों का संबंध हो चुका है। यदि मैं राजकुमारी का विवाह आपके पुत्र के साथ करता हूँ तो चंद्रकांत अवश्य ही इस विवाह में रोड़े अटकाएगा। इसका उपाय मैंने सोच लिया है राजन। आप चंद्रकांत को कुछ दिनों के लिए
कोई ऐसे कठिन कार्य पर भेज दें जो पूरा करके वह जल्दी वापस ना लौट सके। इस बीच उसकी गैर हाजिरी में हम बड़े ही आराम से अभय सेन और रत्नमाला का विवाह करवा देंगे। हाँ, ऐसा करना ही ठीक रहेगा। तो फिर मैं ये रिश्ता पक्का समझूं राजन? बिल्कुल पक्का समझिए। मैं आज ही चंद्रकांत को राज्य से दूर भेज देता हूँ। आज से ठीक 7वें दिन आप युवराज अभय सेन की बारात लेकर बाहलपुर राज्य में आ जाइए। उसी दिन जयव्रत ने चंद्रकांत को अपने पास बुलाया और उससे कहा, चंद्रकांत, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य सौंपना चाहता हूँ। आज्ञा दीजिए महाराज। चंद्रकांत, हमारे महल के सरोवर में लाल रंग के कमल के फूल खिला करते हैं। हमने सुना है अलकनंदा वन में एक सरोवर है जिसमें नीले रंग के कमल के फूल खिलते हैं। हम चाहते हैं कि तुम अलकनंदा वन जाओ और वहां के सरोवर में खिलने वाले नीले कमल के फूल लेकर आओ, ताकि उन कमल के फूलों के द्वारा हमारे महल का सरोवर भी सुशोभित हो सके। ये कौन सा कठिन कार्य है महाराज? मैं आज ही अलकनंदा वन चला जाऊंगा। अपने पिता सूर्यकांत को बताकर चंद्रकांत उसी दिन नीले कमल के फूल लेने के लिए अलकनंदा वन की ओर चल दिया। और राजा जयव्रत सोचने लगा कि मूर्ख चंद्रकांत, अलकनंदा वन से अब तू 1 महीने से पहले वापस नहीं लौट पाएगा और इसी बीच मैं राजकुमारी रत्नमाला व युवराज अभय सेन का विवाह बिना किसी विघ्न के संपन्न कर दूंगा। और फिर राजा ने अपनी रानी को बुलाकर कहा, महारानी जी, राजकुमारी रत्नमाला का विवाह हमने मलेगढ़ के युवराज अभय सेन के साथ पक्का कर दिया है। आज से ठीक 7वें दिन वे लोग बारात लेकर आएंगे। ये आपने क्या किया महाराज? रत्नमाला का विवाह तो चंद्रकांत के साथ होना है। आपने खुद ही बरसों पहले ये रिश्ता तय किया था। महारानी, वो रिश्ता उस समय हमने बिना सोचे समझे और भावावेश में आकर कर दिया था, वरना प्रधानमंत्री सूर्यकांत और हमारी क्या बराबरी? हम राजकुल के हैं, इसीलिए हमारा संबंध भी किसी राजकुल वाले से ही होना चाहिए। महाराज, इस बारे में आपको इस समय नहीं बल्कि उसी समय सोचना चाहिए था। महारानी, हमें उपदेश ना दो। राजकुमारी रत्नमाला का विवाह युवराज अभय सेन के साथ ही होगा। दूसरी तरफ चंद्रकांत अलकनंदा वन की तरफ बढ़ता जा रहा था और वह मन ही मन सोच रहा था, लगता है ये कार्य सौंपकर महाराज मेरे साहस की परीक्षा लेना चाहते हैं, वरना इस कार्य के लिए वे किसी सैनिक को भी भेज सकते थे। इधर राजमहल में राजा ने प्रधानमंत्री सूर्यकांत को बुलाकर उनसे कहा, प्रधानमंत्री जी, सारे राज्य को दुल्हन की तरह सजा दीजिए। वह किस लिए महाराज? कोई विशेष आयोजन होने वाला है? हाँ, 1 सप्ताह के बाद राजकुमारी रत्नमाला का विवाह होने वाला है। लेकिन महाराज, चंद्रकांत तो नीले कमल लाने के लिए अलकनंदा वन गया है। वहां से उसे वापस आने में कम से कम 1 माह लग जाएगा। फिर ये विवाह 1 सप्ताह में कैसे हो सकता है? ये तुमसे किसने कहा सूर्यकांत कि रत्नमाला का विवाह चंद्रकांत के साथ होगा? महाराज, ये आप क्या कहते हैं? तुमने बिल्कुल ठीक सुना सूर्यकांत। पुराना संबंध तोड़कर हम राजकुमारी रत्नमाला का विवाह मलेगढ़ के युवराज अभय सेन के साथ करने जा रहे हैं। महाराज, ये आप ठीक नहीं कर रहे। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? हमें किसी का डर नहीं है। हमें जो ठीक लगेगा हम वही करेंगे। महाराज, लगता है आपका विवेक खो चुका है और उसे जगाने के लिए मैं अब कल भरे दरबार में आपसे बात करूंगा। शायद दरबारियों और मंत्रियों के सामने आपको बरसों पहले की गई घोषणा याद आ जाए। ये सुनकर राजा को क्रोध आ गया और उसने अपनी तलवार निकालते हुए कहा, तुम मुझे भरे दरबार में अपमानित करोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? राजा ने अगले ही पल प्रधानमंत्री पर तलवार का एक भरपूर वार कर दिया और एक ही वार से प्रधानमंत्री लहूलुहान हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद जयव्रत के आदेश पर सारे राज्य को दुल्हन की तरह सजाया गया। जब रत्नमाला को सारी बात का पता चला तो वह बुरी तरह से बिफर उठी और अपने पिता से बोली, नहीं पिताजी महाराज, मैं अभय सेन के साथ विवाह कभी नहीं करूंगी। मेरा विवाह होगा तो सिर्फ चंद्रकांत से होगा। रत्नमाला
ऐसा करने के लिए तुम्हें मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें अपना पिता प्यारा है या चंद्रकांत। राजा जयव्रत के जाने के बाद रत्नमाला परेशान हो गई और सोचने लगी, लगता है मुझे अपने प्यार की बलि देनी ही होगी। ऐसी विकट घड़ी में चंद्रकांत भी तो मेरे पास नहीं है। और फिर वैसा ही हुआ जैसा राजा जयव्रत चाहता था। नियत समय पर मंगलगढ़ से अभयसेन की बारात आई और बड़ी ही धूमधाम के साथ रतनमाला और अभयसेन का विवाह हो गया। इस घटना के 7 दिन के बाद चंद्रकांत अलकनंदा वन में पहुंचा और सरोवर से नीले फूल लेकर वो वापस लौट चला। उसकी वापसी का सफर भी काफी लंबा था। रास्ते में उसे एक मंदिर दिखाई दिया और वह सोचने लगा, क्यों ना इस मंदिर में भगवान के दर्शन करते चलें। वह मंदिर की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी मंदिर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए एक ऋषि महाराज ने उसे आवाज दी, चंद्रकांत, अब बहालपुर में तेरा क्या रखा है? अब ना तो वहां पर तेरे माता पिता हैं और ना ही वहां पर रत्नमाला है। अब तू वहां पर जाकर क्या करेगा? ये सुनकर चंद्रकांत वहीं पर रुक गया और उसने पलटकर ऋषि की ओर देखा। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? मैं ठीक कह रहा हूँ बेटा। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया है, रत्नमाला का विवाह मलेगढ़ के युवराज अभयसेन के साथ हो चुका है। तुम्हारे पिता को राजा जयव्रत ने मौत के घाट उतार दिया है। तुम्हारे पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर तुम्हारी माता भी इस संसार को छोड़कर जा चुकी है। ऋषि से सारी बातें जानकर चंद्रकांत आवेश में आ गया और वह गुस्से में कहने लगा, राजा जयव्रत इतने क्रूर निकलेंगे, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। ऋषिवर, उन्होंने मेरी सारी दुनिया उजाड़ दी। मैं उन्हें इस बात की सजा अवश्य दूंगा। चंद्रकांत आवेश में आकर अपने विवेक का साथ ना छोड़ो। राजा जयव्रत ने जो अपराध किया है उसकी सजा उन्हें भगवान देंगे। ओह ऋषिवर, अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। चंद्रकांत, नील वन में मेरा आश्रम है, तुम वहां चलकर मेरे साथ रहो। वहां के शांत वातावरण में रहकर तुम्हारा चित्त कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। और फिर चंद्रकांत ऋषि के साथ उनके आश्रम में चला गया। ऋषि उसे रोज ज्ञान की बातें बताते और उसका ध्यान रत्नमाला और उसके माता पिता की दुखद मृत्यु की घटना की ओर से हटाने का प्रयास करते, परंतु चंद्रकांत पर उनकी बातों का असर नहीं हो रहा था। एक दिन ऋषिवर ने कहा, चंद्रकांत, तुम हर समय उदास और खोए खोए रहते हो। क्षमा करें ऋषिवर, मैं लाख चाहने पर भी रत्नमाला को भुला नहीं पा रहा। ओह ये बात है चंद्रकांत, तो तुम एक काम करो, मलेगढ़ जाकर तुम रत्नमाला से मिलकर आओ, इससे तुम्हारे चित्त को शांति मिलेगी। लेकिन ऋषिवर, उसकी ससुराल वाले भला मुझे उससे क्यों मिलने देंगे? चंद्रकांत, इसका भी उपाय है। तुम वहां पर साधु के वेश में जाओगे और केवल रत्नमाला से ही भिक्षा लेने की बात कहोगे। ठीक है ऋषिवर, मैं यही करूंगा। साधु का वेश धरकर जब चंद्रकांत आश्रम से चला तो ऋषि ने उसे समझाया, देखो चंद्रकांत, वहां पहुंचकर संयम से काम लेना। रतनमाला की बातों में आकर कोई गलत कदम ना उठाना। मैं आपकी बात को याद रखूंगा ऋषिवर। मलेगढ़ पहुंचकर उसने महल के बाहर दरवाजे पर आवाज लगाई, भिक्षाम देही। तभी एक दासी मुद्राओं से भरी हुई थैली लेकर उसके पास आई। लो साधु महाराज, भिक्षा ले लो। दासी, इस भिक्षा को वापस ले जाओ, हमें तुम्हारे हाथों से भिक्षा नहीं चाहिए। सुना है कि युवराज का अभी अभी विवाह हुआ है। यदि हम भिक्षा लेंगे तो युवराज की नई नवेली दुल्हन से ही लेंगे, वरना खाली हाथ वापस चले जाएंगे। ये सुनकर दासी उल्टे पांव महल में वापस लौट गई। उसे वापस लौटते देख महारानी सुनंदा ने उससे कहा, क्या साधु महाराज को भिक्षा नहीं दी? महारानी जी, बड़ा ही विचित्र साधु है वो। कहता है कि भिक्षा लेगा तो केवल युवराज अभयसेन की नई नवेली दुल्हन से ही लेगा। ओह, साधु ने ऐसा कहा। लगता है बहू रतनमाला से भिक्षा लेकर साधु उन्हें कोई आशीर्वाद देना चाहता है। उसने दासी से कहा, दासी, तू उस साधु को महल के बाग में ठहरा कर आ। मैं रतनमाला को उसके पास भिक्षा देकर भेजती हूँ। जो आज्ञा रानी जी।
दासी को आदेश देकर महारानी सुनंदा रत्नमाला के पास पहुंची और कहने लगी, बहू, एक साधु आया है। वो केवल तुमसे ही भिक्षा लेना चाहता है। जाओ महल के बाग में जाकर उसे भिक्षा दे आओ। माँ, मुझसे ये काम ना होगा, मुझे लज्जा आती है। अरे बहू, भला साधु से कैसी लज्जा? जाओ उसे भिक्षा देकर आओ, हो सकता है वो खुश होकर तुम्हें कोई आशीर्वाद दे दे। और तब मुद्राओं से भरी हुई थैली लेकर रत्नमाला बाग में पहुंची। साधु के वेश में आए हुए चंद्रकांत ने उसे पहचान लिया, परंतु रत्नमाला उसे पहचान ना सकी। रत्नमाला ने आगे बढ़कर जैसे ही चंद्रकांत को मुद्राओं की थैली दी तो वह बोला, रत्नमाला, मैं यहाँ पर मुद्राओं की भिक्षा लेने नहीं, तुमसे प्यार की भिक्षा लेने आया हूँ। ये सुनकर रत्नमाला के शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई और वह पीछे हटकर बोली, चंद्रकांत, क्या ये तुम हो? हाँ रत्नमाला, क्या तुम अपने चंद्रकांत को भूल गई? ऐसा कैसे हो सकता है चंद्रकांत? मैं पहले भी तुम्हारी थी और अब भी तुम्हारी हूँ। मुझे यहाँ से निकाल कर ले चलो चंद्रकांत, मेरा यहाँ पर दम घुटता है। रत्नमाला, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, चलो हम इसी समय कहीं भाग चलें। तभी चंद्रकांत के दिमाग में एक विचार कौंधा। उसे ऋषिवर से किया हुआ अपना वादा याद आ गया। वह अपने आप से कहने लगा, चंद्रकांत, ये क्या अनर्थ करने जा रहा है तू? याद नहीं, आश्रम से चलते समय ऋषिवर से कहा था कि मलयगढ़ पहुंचकर तुझे संयम से काम लेना है, भूल कर भी कोई गलत कदम नहीं उठाना है। चंद्रकांत तुरंत रत्नमाला से दूर हो गया और कहने लगा, रत्नमाला, हम ऐसा नहीं करेंगे। अब तुम पर मेरा नहीं बल्कि युवराज अभय सेन का अधिकार है। तुम महल वापस लौट जाओ। ये तुम क्या कह रहे हो चंद्रकांत? मैं ठीक कहता हूँ रत्नमाला, मैंने यहाँ इस प्रकार आकर बड़ी भूल की है। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। हमारे और तुम्हारे रास्ते अब अलग अलग हैं। अब जाओ यहाँ से, चली जाओ। मुझे खुशी है चंद्रकांत कि तुम राह नहीं भटके। मैं भी तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। चंद्रकांत, नियति ने मुझे तुमसे अलग कर दिया। अब मेरी तुमसे एक विनती है कि तुम भी विवाह कर लेना और मेरी याद में अपना जीवन ना बिताना। ओह रत्नमाला, ये तुम क्या कहती हो? चंद्रकांत, आज पहली बार मैं तुमसे कुछ मांग रही हूँ। तुम्हें मेरी ये इच्छा पूरी करनी होगी। ठीक है रत्नमाला, मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरी करने की कोशिश करूंगा। और फिर चंद्रकांत वापस ऋषि के पास लौट गया। तब ऋषि ने कहा, चंद्रकांत, अब तुम नाहरगढ़ चले जाओ। नाहरगढ़? वो किस लिए ऋषिवर? क्या तुम्हें रत्नमाला की इच्छा पूरी नहीं करनी? वो चाहती थी कि तुम्हारा विवाह हो जाए। ओह, आप उस विषय में भी जानते हैं ऋषिवर। लेकिन ऋषिवर, रत्नमाला की इच्छा से नाहरगढ़ का क्या संबंध है? बेटा, वहाँ की राजकुमारी बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान है। उसने अपने राज्य में घोषणा कर रखी है कि जो भी कोई युवक उसकी बुद्धिमानी की परीक्षा को पार कर लेगा, वह उसी से विवाह करेगी। वो अब तक कई युवकों की बुद्धिमानी की परीक्षा ले चुकी है, परंतु कोई भी युवक उसकी परीक्षा को पार नहीं कर पाया। तुम वहां पर जाओ, राजकुमारी को अपनी बुद्धिमानी का प्रमाण दो और उससे विवाह कर लो। ठीक है ऋषिवर, मैं आपकी आज्ञा को मानते हुए आज ही नाहरगढ़ के लिए जा रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए ऋषिवर। ऋषि का आशीर्वाद लेकर चंद्रकांत नाहरगढ़ के राजा के सामने पेश हो गया और कहने लगा, महाराज प्रणाम। मैं राजकुमारी की बुद्धिमानी की परीक्षा को पार करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है युवक, परंतु जानते हो ना, तुम्हारे से पहले भी कई युवक इस परीक्षा को पार करने के लिए आए, परंतु असफल रहे। और फिर नाहर सिंह उसे साथ लेकर राजकुमारी विदोमता के कक्ष में जा पहुंचा और कहने लगा, बेटी, ये युवक कहता है कि ये तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा को पार कर सकता है। तब राजकुमारी ने कहा, सुनो युवक, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी। वो कहानी अधूरी होगी और उसी में मेरा प्रश्न भी छुपा हुआ होगा। यदि तुम मेरी कहानी को पूरा कर पाए और उस प्रश्न का उत्तर दे पाए तो मैं तुम्हारी बुद्धिमानी का लोहा मान लूंगी और तुम्हें अपना पति स्वीकार कर लूंगी। ठीक है राजकुमारी जी, आप मुझे कहानी सुनाइए। तो सुनो युवक, बहुत समय पहले की बात है। कौशाम्बी नगर में दयाल नाम का एक भिखारी रहता था। उस भिखारी के साथ
उसकी पत्नी और 2 बच्चे भी थे। भिखारी जगह जगह भीख मांगकर भीख इकट्ठी करता और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार की बात है, कौशाम्बी में जबरदस्त अकाल पड़ गया और वे लोग वहां पर भूखों मरने लगे। तब उन्होंने वो नगर छोड़कर दूसरे नगर जाने का फैसला किया। अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को साथ लेकर कौशाम्बी छोड़कर वो भिखारी चंपारण राज्य में जा पहुंचा। उस राज्य में चारों ओर संपन्नता और खुशहाली छाई हुई थी। सो वहां के लोगों से मांगने पर दयाल को दिन में काफी सारी भिक्षा मिल जाती थी। एक दिन जब वह एक पेड़ के नीचे बैठा भिक्षा मांग रहा था तो पास से ही एक गुजरते हुए राहगीर ने उससे पूछा, अरे भिखारी, तुम्हें तो दिन भर में काफी भिक्षा मिल जाती है, आखिर इतनी सारी भिक्षा का तुम करते क्या हो? भाई, मुझे दिन में जो भी भिक्षा मिलती है उसका एक हिस्सा मैं राक्षसी को दे देता हूँ, दूसरा हिस्सा किसी को उधार दे देता हूँ, तीसरा हिस्सा बहते पानी की धारा में बहा देता हूँ और चौथा हिस्सा मंदिर के देवता के भोग में खर्च कर देता हूँ। उसकी बातें सुनकर लोग आसपास इकट्ठा हो गए और कहने लगे, ये क्या ऊटपटांग बातें कर रहा है? भला कहाँ है वो राक्षसी? कहाँ है बहते पानी की धारा और कहाँ है वो मंदिर? भिखारी दयाल लोगों की ये बातें सुनकर चुप रह गया। तब लोग कहने लगे, लगता है ये भिखारी पाखंडी है, इसे पकड़कर राजा के दरबार में ले चलो, वहीं पर इसकी पोल खुलेगी। लोग उसे पकड़कर चंपारण के राजा के दरबार में पहुंच गए। राजा ने पूछा, कौन है ये और तुम लोग इसे यहाँ पर क्यों लाए हो? लोग कहने लगे, महाराज, हमें ये कोई बहुत बड़ा पाखंडी लगता है। सारी बात जानने के बाद राजा को भी दयाल की बातों का कोई मतलब समझ में नहीं आया, तो उसने गुस्से में आकर दयाल से कहा, भिखारी, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? साफ साफ हमें समझाओ, वरना हम तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। इतनी कहानी कहकर राजकुमारी चुप हो गई और चंद्रकांत से कहने लगी, तो युवक, अब तुम ये बताओ कि राजा को दयाल ने क्या उत्तर दिया? क्या राजा ने दयाल को मौत के घाट उतार दिया? यही है मेरा प्रश्न, जल्दी इसका उत्तर दो। चंद्रकांत कुछ क्षण के लिए सोचने लगा और फिर बोला, सुनिए राजकुमारी जी। राजा की बात सुनकर दयाल ने ये कहा कि राजन, मैंने कहा था कि अपनी भिक्षा का एक हिस्सा मैं राक्षसी को दे देता हूँ और वह राक्षसी मेरी पत्नी है। उसे सिर्फ खाना, पहनना और सोना ही आता है, दिन भर वो कोई काम नहीं करती। राजन, उधार मैं अपने बेटे को देता हूँ, अभी वो छोटा है, मैं अपने हाथ पैर चलाकर उसे खिलाता हूँ। जब मेरे हाथ पैर थक जाएंगे और वह जवान हो जाएगा तब वह मुझे कमाकर खिलाएगा, इसे मैं उधार देना कहता हूँ। राजन, मेरी लड़की भी है, भीख का तीसरा हिस्सा वह खा जाती है, अभी वो छोटी है, जब सयानी हो जाएगी और कमाने खाने योग्य होगी तो अपने पति के घर चली जाएगी। यह सब जानते हुए भी उसे खिलाने का मतलब बहते पानी में भीख का तीसरा हिस्सा फेंकना हुआ या नहीं? राजा बड़े ही ध्यान से दयाल की बातें सुन रहा था और बोला, अच्छा ये बताओ कि किस मंदिर के देवता को तुम प्रतिदिन भीख के चौथे हिस्से का भोग लगाते हो? तब भिखारी ने कहा, राजा, यह अधम शरीर ही मेरा मंदिर है और मेरे प्राण उस मंदिर के देवता हैं। अगर मैं रोज इस मंदिर और देवता को भोग ना लगाऊंगा तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। राजा भिखारी दयाल के जवाब से बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा, दयाल, तुम तो बड़े भारी पंडित मालूम पड़ते हो, फिर भीख क्यों मांगते हो? भिखारी ने कहा, राजन, ये सब भगवान की माया है, इसका भेद कोई नहीं जान पाया। उसके राज में पंडित भिखारी होता है और मूर्ख धनी होता है। उसके राज में बगुला सफेद रंग का होता है और कोयल काली। उसके राज में पेड़ों में छोटे छोटे फल लगते हैं और बेलों में बड़े बड़े फल लगते हैं। राजन, भगवान की महिमा अपरंपार है, कहाँ तक उसका बखान करूं? भिखारी दयाल की चतुराई भरी बातें सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने बहुत सी दान दक्षिणा देकर उसे विदा कर दिया। चंद्रकांत की बातें सुनकर राजकुमारी बहुत ही प्रसन्न हुई और कहने लगी, युवक, तुमने अपनी बुद्धिमानी से मेरे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ये सुनकर वहां पर उपस्थित राजा नाहर सिंह भी बहुत खुश हुआ और कहने लगा, युवक,
तुमने मेरी बेटी के कठिन प्रश्नों का उत्तर देकर अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया है। आज से मेरी बेटी तुम्हारी हुई। अब मैं तुम दोनों का विवाह बड़ी ही धूमधाम से करूंगा। इसके पश्चात एक बड़े ही अच्छे मुहूर्त पर राजकुमारी और चंद्रकांत का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात राजा नाहर सिंह ने अपने जवाई को ही अपना उत्तराधिकारी बना दिया और बोला, बेटा चंद्रकांत, मेरी बेटी विद्योमता के अलावा मेरी और कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं अपना सारा राज्य तुम्हें सौंपता हूँ। और फिर चंद्रकांत नाहरगढ़ राज्य का राजा बन गया। और दूसरी तरफ राजा जयव्रत, जिसने चंद्रकांत के पिता की हत्या की थी, उस पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। एक दिन अचानक उसे लकवे का प्राणघातक रोग हो गया और वो कई महीनों तक बिस्तर पर ही पड़ा रहा। फिर बड़े ही कष्ट सहते हुए उसकी मृत्यु हो गई। अब क्योंकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो पड़ोस के शत्रु राजा ने मौके का फायदा उठाकर उस पर आक्रमण कर दिया और जयव्रत के राज्य पर कब्जा कर लिया। इस तरह से जयव्रत को अपने बुरे कर्मों की सजा मिली। इधर राजा बन चुके चंद्रकांत के घर पर पुत्र का जन्म हुआ और वह एक सुखमय जीवन बिताने लगा।